मैं नहीं दे सकता आज के डेट में अगर आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन यह सच्चाई है कि साइंस को छोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए ग्रेजुएशन मैंने बीएससी बायोटेक। हाँ, हमारी तरफ एक ये होता है कि अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं तो एक नॉर्मल सी मेंटालिटी है कि आप साइंस और मैथ की तरफ ही आगे इधर बढ़ेंगे। एक कहावत भी था, अब तो नहीं बोलना चाहिए, कि बेटा बूढ़ा पढ़ा कॉमर्स, बेटी बूढ़े पढ़ा नर्स। लेकिन वो गलत है। हाँ, वो गलत है। मैं खुद कॉमर्स से एमबीए इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम, बट वो गलत है। हमें इन चीजों से आगे बढ़ना होगा, ऊपर उठना होगा। नवनीत जी, मेरा सवाल ये है कि अवसर, आपकी कंपनी का नाम है, बेगूसराय के महनपुर से हैं आप। लीग से हट करके जब हम कुछ करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं ज़िंदगी में। जब कोई एक ग्रामीण परिवेश का लड़का गांव से निकलता है तो उसकी पहली हरता ये होती है, पहले उसके दिमाग में ये आता है कि एक नौकरी अचीव करना है। और जहाँ तक मैंने आपके बारे में देखा, आप अब तक 40,000 लोगों को नौकरी दे चुके हैं, मतलब ये बड़ी उपलब्धि है। लीग से अलग कैसे हट करके ये सब संभव हो पाया? शुरुआत में डर था, मैं भी नौकरी ज्वाइन किया। माय फर्स्ट जॉब वाज इन फ्लिपकार्ट। उस टाइम पे बहुत छोटी सी कंपनी थी, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी उस टाइम पे, 2010-11 में फ्लिपकार्ट। तो वहाँ काम किया, फिर ओला में काम किया, फिर स्विगी में काम किया। बिजनेस करना था, गैप को भरना था, जो मैं बताया जॉब सीकर और एम्प्लॉयर के बीच के गैप को भरना। तो लोग बोलते हैं माइग्रेंट लेबर लो, और माइग्रेंट लेबर कहाँ से लाएंगे? तो सबसे पहला ऑप्शन बिहार आता है। बहुत दुख होता है उस टाइम कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि बिहार के लोग बाहर आ रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि वो किस फॉर्म में आ रहे हैं। सच बताऊं सर, हमारे इधर मेरा भी सवाल यही था कि ये बड़ा सवाल है। जी, लोगों की शादी तक नहीं होती है। अगर वो कुछ बोले कि मैं हाँ, बिजनेस कुछ करना नहीं चाहता हूँ, हाँ। मैं एक छोटा बिजनेस ही करना बिल्कुल। चाहता हूँ, लोग उससे शादी नहीं अगर करना आप चाहते। माँ बाप के पास रहना है, जी। उसे वैसी नौकरी की तलाश है जो उसके घर से हो सके, जी। तो क्या ये नौकरी अवसर दे सकती है? अवसर कोशिश कर सकती है, गारंटी नहीं दे सकता हूँ इस चीज़ तो आप कोशिश कर कोशिश सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसे बिल्कुल उसकी ड्रीम जॉब उसके घर से रहते हुए मिल घर से सकती है। रहते हुए मिल सकती है, क्योंकि कोविड का सब कुछ नेगेटिव था, ये एक पॉजिटिव था। वो चूंकि अफसर ने अभी तक के मैक्सिमम पैकेज क्या दिए होंगे किसी को? मैं कंपनी और पोजीशन का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अफसर ने मैक्सिमम 1.45 CR का पैकेज है। बड़ा सा एक सवाल होता है कि आपने पिछली कंपनी क्यों छोड़ी, तो इसका एचआर क्या जवाब सोचता है? मतलब एचआर को क्या जवाब सुनना पसंद है? सर, एचआर भी इंसान होते हैं, और जब इंसान होते हैं तो वो बायस्ड होते हैं। चाहे हम हैं, आप हो, वो समटाइम्स हो जाती है। और मान लो सर, एक एचआर भी अगर नीचे के लेवल का इंटरव्यू है तो सुबह से 4-5 इंटरव्यू ले चुका है, और वो रोज इंटरव्यू लेता है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन, मेरे साथ हैं आशीष, और दूसरी तरफ बैठे हैं नवनीत। नवनीत का एक परिचय ये भी है कि नवनीत एक एचआर की कंपनी चलाते हैं, और बड़ी बात ये कि एक छोटे से गांव से निकले हैं और कंपनी की रेवेन्यू अब 500 करोड़ की है। एक बार को आप भी सोच सकते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। यह एक दिन के मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि इसमें सालों लगे हैं। आज हमने नवनीत को बुलाया है स्टूडियो में, और इन्हीं से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बिहार तक में आपका स्वागत है नवनीत। थैंक यू। हम तीनों में एक बात और कॉमन है कि हम सब एक तो बिहार से हैं, ये तो बड़ी आम सी कॉमन सी बात है। हम तीनों का शहर एक है, ये शहर है बेगूसराय। हम तीनों बेगूसराय से। तीसरी कॉमन बात आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं नवनीत। जब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तो सडनली आपकी एक स्टोरी आई जिसमें ये लिखा हुआ था कि छोटे से शहर से निकलकर कोई 500 करोड़ की रेवेन्यू वाला कंपनी चलाता है, वो भी गुड़गांव में। तो ये कैसे संभव हुआ? यह संभव हुआ क्योंकि हमने रिस्क लिया। ऐसा नहीं था कि हम फर्स्ट डे से बिजनेस करना चाहते थे। 2010 में हमने MBA कंप्लीट किया, और उसके बाद नॉर्मल जॉब करते थे। बट काम करने के बाद, 6 साल काम करने के बाद, मुझे लगा कि एक गैप है जॉब सीकर और एम्प्लॉयर के बीच में। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे बिजनेस और रेवेन्यू दिमाग में नहीं था। उस टाइम था कि इस गैप को हमें ब्रिज करना है। उस पर्पस से हमने ये कंपनी शुरुआत की, और जो बचपन से आज तक सीखा था बिजनेस स्टार्ट करने तक, उन सारी चीज़ों को अप्लाई किया हमने। एक रिश्ता बनाया अपने क्लाइंट से, अपने कैंडिडेट से, अपने एसोसिएट से, अपने टीम मेंबर से, और यह उसका फल है। दिखने में लगता है कि मैंने बनाई, बट इसके पीछे एक पूरी टीम की मेहनत है, पूरी टीम का काम है, और उस टीम वर्क और उस टीम का जो डेडिकेशन है, उसके बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं और हमारा रेवेन्यू 500 करोड़ तक का है। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? कैसे आप मतलब बेगूसराय में आपने कहाँ से पढ़ाई की, और वहाँ से लेकर फिर कॉलेज कहाँ से किया? स्कूलिंग स्टार्ट में हमारी बेगूसराय से हुई। सुहृद बाल शिक्षा मंदिर नाम का एक स्कूल है बाघा रोड में, वहाँ से। और उसके बाद +2 मैंने केंद्रीय विद्यालय से किया, और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं बैंगलोर चला गया। MS रमैया कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों किया, और उसके बाद मैं जॉब बैंगलोर में स्टार्ट किया। एक सक्सेस आदमी की जब कहानी होती है तो उसके पीछे एक फैमिली बैकग्राउंड भी काम करता है। कहते हैं कि
एक सफल फैमिली बैकग्राउंड हो या कोई डेडिकेशन होना चाहिए कि किसी ने कहा हो, कोई आपको इंस्पायर कर रहा हो कि नहीं आप इस तरफ आगे बढ़ो, तो आपके घर में कौन कौन से वो लोग थे, किसने आपको कहा कि आप आगे पढ़ाई करिए? क्योंकि एक छोटे से गांव से जब ये जर्नी शुरू होती है तो इतनी आसान नहीं होती। आसान नहीं होती है, बट उसमें जो मेरा स्ट्रगल है उससे ज़्यादा मेरे घर वालों का स्ट्रगल है। हमारा फैमिली एक जॉइंट फैमिली था, काफ़ी लेट तक जॉइंट फैमिली था, रिसेंटली हम लोग अलग हुए हैं। तो वो जो पूरे जॉइंट फैमिली का एफर्ट था, परिवार के डीएनए में था कि हमें कुछ कमी हो जाए वो चलेगा, बट बच्चों के एजुकेशन में, बच्चों की पढ़ाई में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। वो जो डीएनए में था वो मुझे भी मिला। और मेहनत करना है, किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करना है, किसी भी चीज़ के लिए डेडिकेशन होनी चाहिए। मन में ठान लिया तो वो मिलेगा है। ये सोच जो है मुझे मेरे दादाजी से मिला, मुझे मेरे पिताजी से मिला, मेरे चाचा से मिला, मम्मी से मिला। तो ये जो सोच थी कि किसी भी चीज़ से हार नहीं मानना है, किसी भी सिचुएशन में हो तो उसके लिए लड़ना है, वो अचीव करना है, जो हमें सही लगता है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं वो हमें अचीव करना है। ये सोच मेरे परिवार से मिला मुझे। परिवार ने सही और गलत बताया, कुछ भी नुकसान हो जाए लेकिन गलत नहीं करना है, यह चीज़ परिवार ने दिया, यह चीज़ मेरे समाज ने मुझे दिया है। इस चीज़ों ने मुझे हेल्प किया और ये बहुत बड़ा योगदान है मेरे परिवार और मेरे समाज का मेरी सफलता में। तो आपके घर में मतलब पिताजी आपके क्या करते हैं जी? उन्होंने कैसे गाइड किया आपको? तो स्टार्टिंग में मेरे पिताजी का एक मेडिसिन शॉप था, ममता मेडिकल हॉल, और एक खास बात है कि वो बेगूसराय का अकेला ऐसा शॉप था जो 24/7 खुला रहता था। उसके बाद मेरे पिताजी एक कॉलेज में प्रिंसिपल बने, MRJD इंटर कॉलेज, महंत कॉलेज के नाम से लोग उसे जानते हैं। मेरी मम्मी टीचर बनी केंद्रीय विद्यालय में 97 में। 97 से पहले मेरी मम्मी हाउस मेकर थी। पहले हम लोग गांव में ही रहते थे। जब मैं क्लास 3rd में आया तब हम लोग शहर आ गए, क्योंकि गांव से बेगूसराय आ गए, क्योंकि वहाँ से स्कूल बहुत दूर होता था। और 97 में मेरी मम्मी केंद्रीय विद्यालय में एज ए शिक्षिका ज्वाइन की। उसके बाद आपने बेगूसराय से पूरी पढ़ाई की, फिर आपने 12th के बाद कहाँ मूव किया? 12th के बाद हम लोग मैं बैंगलोर चला गया ग्रेजुएशन के लिए। MS रमैया कॉलेज से ग्रेजुएशन किया बैंगलोर से, और उसके बाद उसी कॉलेज से MBA की पढ़ाई पूरी की। तो आपने ग्रेजुएशन किस में किया? BBA? नहीं, ग्रेजुएशन हमने BSc बायोटेक में किया। हमारे इधर साइंस को थोड़ा उस जमाने में ज़्यादा प्रेफर करते थे, तो मुझे पता था कि मुझे MBA करना है, बट साइंस को छोड़ना नहीं चाहता था मैं। तो मुझे लगा ग्रेजुएशन साइंस से कर लेते हैं। लॉजिक इसका मैं नहीं दे सकता आज के डेट में अगर आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन यह सच्चाई है कि साइंस को छोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए ग्रेजुएशन मैंने BSc बायोटेक में। हमारी तरफ एक ये होता है कि अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं तो एक नॉर्मल सी मेंटालिटी है कि आप साइंस और मैथ की तरफ ही हमारे इधर एक कहावत भी था, अब तो नहीं बोलना चाहिए, कि बेटा बुढ़ा पढ़ा कॉमर्स, बेटी बुढ़े पढ़ा नर्स। लेकिन वो गलत है। हाँ, वो गलत है। मैं खुद कॉमर्स से MBA इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम, बट वो गलत है। हमें इन चीज़ों से आगे बढ़ना होगा, ऊपर उठना होगा। नहीं जी, मेरा सवाल ये है कि अवसर, आपकी कंपनी का नाम है, बेगूसराय के महनपुर से हैं आप। लीक से हट करके जब हम कुछ करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं ज़िंदगी में। जब कोई एक ग्रामीण परिवेश का लड़का गांव से निकलता है तो उसकी पहली हरता ये होती है, पहले उसके दिमाग में ये आता है कि एक नौकरी अचीव करना है। बिल्कुल। और जहाँ तक मैंने आपके बारे में देखा, आप अब तक 40,000 लोगों को नौकरी दे चुके हैं, मतलब ये बड़ी उपलब्धि है। लीक से अलग कैसे हट करके ये सब संभव हो पाया? शुरुआत में डर था, मैं भी नौकरी ज्वाइन किया। माय फर्स्ट जॉब वाज इन फ्लिपकार्ट। उस टाइम पे बहुत छोटी सी कंपनी थी, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी उस टाइम पे, 2010-11 में फ्लिपकार्ट। तो वहाँ काम किया, फिर ओला में काम किया, फिर स्विगी में काम किया। बिजनेस करना था, गैप को भरना था, जो मैं बताया जॉब सीकर और एम्प्लॉयर के बीच के गैप को भरना था। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर वालों को कैसे बोलूँ कि बिज़नेस करना है। मुझे पता था कि वो नहीं मानेंगे, उनको एक सदमा लगेगा, उनको दुख पहुँचेगा कि हमने इतना पढ़ाया लिखाया कि जॉब करेगा, एक सेफ फ्यूचर होगा, सब कुछ सिक्योर होगा, फैमिली सिक्योर होगी। लेकिन जब करना था तो करना था, जहाँ चाह वहाँ रहा। मतलब ये होता है ना, आइडिया आ जाना दिमाग में कि बिजनेस की तरफ जाना है, रुख करना है। आपने पढ़ाई, जैसे आपने बताई, साइंस स्ट्रीम से आपने पढ़ाई की, फिर बिजनेस की तरफ रुख। वो कौन सा मोमेंट था कि जिस पे लगा आपको कि नहीं, ये बिजनेस करना चाहिए और ये क्षेत्र जो है मेरे लिए सर्वोपरि है, सबसे बेहतर है? 6 साल मैंने काम किया कॉर्पोरेट में, और उस काम में 6 साल में रिक्रूटमेंट ही किया। तो वहाँ पे मुझे गैप बहुत क्लियरली दिखता था। आज के डेट में हम सब लोगों को जॉब चाहिए होती है, चाहे एक छोटा सा लेबर हो या एक बहुत बड़े CXO लेवल के इंसान हो। वो जॉब से परेशान है, उन्हें रेलेवेंट जॉब नहीं मिलती है। कहीं पे सैलरी अच्छी नहीं होती है, कहीं पे लर्निंग अच्छी नहीं होती है, कहीं पे करियर अच्छा नहीं होता है, कल्चर अच्छा नहीं होता है। एट द सेम टाइम एम्प्लॉयर्स भी परेशान हैं, उन्हें ढंग के जो उनके पैरामीटर्स पे सही उतरे वैसे कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं। तो इस गैप को भरना था मुझे कि बहुत बड़ा फील्ड है,
मतलब बहुत लोग हैं इस इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं, भरे हुए हैं, लेकिन उसको भरना सबके वश की बात नहीं हो रही। इतने सब लोग मिलके भी उस गैप को फिल नहीं कर पा रहे थे। तो वह एक चीज़ था जो मुझे लगता था कि नहीं, हम मुझे कुछ करना चाहिए, और मुझे लगता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने देखा है चीज़ों को मोहनपुर में, बेगूसराय में या आसपास के इलाके में कि लोग जॉब के लिए कितने परेशान हैं। एक बंदे को अच्छी जॉब मिल जाती है तो उसकी पूरी परिवार खुशी से झूम उठता है, लेकिन आज के डेट में जॉब मिलना इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें वो खुशी नहीं होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए ऑब्वियसली, बट जॉब मिलना इतनी बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात है क्योंकि वो गैप है वहाँ पे, उस गैप को भरना ही मेरी प्राथमिकता है, और उसी ने मुझे प्रमोट किया या मुझे कन्विंस किया कि हमें ये बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, एक और सवाल फिर इंद्र मोहन जी लेंगे। सवाल आपसे, लेबर सप्लाई स्टेट कहा जाता है बिहार को, अक्सर ये सवाल जहन में उभरते भी। अभी देखिए आर्थिक सर्वेक्षण भी आ गया, 16% मजदूर वर्ग के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, अगर सही हूँ इस डेटा। बड़ी बात तो ये है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो गरीब है, गरीब, पूरा स्टेट ही गरीब है। स्टेट गरीब है। उस गरीबी को कैसे दूर किया? जो जैसे आपको भी गुड़गांव आना पड़ा जी, ये गंभीर सवाल इसलिए भी हो जाता है, अभी हम बैठ के दिल्ली में इंटरव्यू कर रहे हैं आपका, नोएडा में इंटरव्यू कर रहे हैं आपका, तो ये आप जब चूंकि एक नई दिशा में अपने आप को बढ़ा चुके हैं, अपनी कंपनी को आगे बढ़ा चुके हैं, बिहार नवनीत जैसे संभावनाओं को पटना में कब देखेगा, मुजफ्फरपुर में कब देखेगा, बेगूसराय में कब देखेगा? पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारा पटना में ऑफिस है, बेगूसराय में भी हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ करने की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन जो सबसे पहले आपने पूछा कि एक लेबर स्टेट के रूप में देखा जाता है, आज के डेट में हमारे पास 40,000 लोग हैं, और 40,000 लोग जो हैं वो कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात तक फैले हुए हैं। जहाँ पे भी मैन पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आती है, अगर नीचे वर्ग का है, तो लोग बोलते हैं माइग्रेंट लेबर ले आओ, और माइग्रेंट लेबर कहाँ से लाएंगे? तो सबसे पहला ऑप्शन बिहार आता है। बहुत दुख होता है उस टाइम पे कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि बिहार के लोग बाहर आ रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि वो किस फॉर्म में आ रहे हैं। मुझे आज हरियाणा में या गुड़गांव में बैठ के बिजनेस चलाना पड़ रहा है, या बैंगलोर में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, मैं अपने माँ बाप से दूर रहता हूँ, मेरे माँ बाप अपने बच्चों से दूर रहते हैं, या कि कोई भी अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो बहुत जल्द हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोगों को वापस जाना चाहिए, वहाँ पे कुछ करना चाहिए। सबके बस में कुछ ना कुछ होता है। मेरे बस में है मैं कोई ट्रेनिंग सेंटर खोलूँ, वहाँ पे लोगों को रोज़गार के अवसर पैदा करूँ, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही हमारे जैसे असंख्य लोग होंगे, सबको वापस जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। नहीं, आपकी ये बातें ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल तो यहाँ ये भी उठता है ना कि मतलब आपके पास इतना बैकअप तो होना चाहिए, तभी तो आप कुछ जाकर वहाँ करेंगे ना। ये जैसे मैं चाहूँ कि मैं कर लूँ, अब बड़ा सवाल ये होगा कि हम क्या करेंगे। ऐसी ट्रेनिंग भी हमें नहीं मिली। बिल्कुल। आप जब छोटे थे तो छोटे से एक बात ही हमारे दिमाग में कहें तो ये सोसाइटी का शायद प्रेशर था कि हालांकि आंकड़े बताते हैं कि बिहार से बाहर सिर्फ 1.22% लोग ही रहते हैं, 94% लोग बिहार में ही रहते हैं। लेकिन वो था कि आपको नौकरी करनी है, आप नौकरी ही कर रहे थे। हालांकि एक आंकड़ा ये कहता है कि बिहार में सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा सवर्ण है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन जब आप नौकरी की बात आती है तो उसमें उस वक्त बहुत ज़्यादा बाइफर्केशन नहीं था नवनीत, राइट सर, कि आप क्या नौकरी करेंगे। तो जब आपके दिमाग में ये आया कि आप MBA करके आप अपनी HR कंपनी, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी तो आए होंगे ना। ये सर, एक दिन की तो बात नहीं, एक दिन की बात नहीं है। जैसे कभी आपको क्या ये भी लगा कि अब लौट चलते हैं, ये रास्ता कठिन है? लौटना, मैं जब MBA कंप्लीट किया तो मैं उसी टाइम लौट गया। 1 महीने में वहाँ था बेगूसराय में, लेकिन यही समझ में नहीं आया कि यहाँ करूँ क्या। सच बताऊं सर, हमारे इधर मेरा भी सवाल यही था कि ये बड़ा सवाल है जी, लोगों की शादी तक नहीं होती है। अगर वो कुछ बोले कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं एक छोटा बिजनेस ही करना चाहता हूँ, लोग उससे शादी नहीं करना चाहते। अगर आप कहेंगे कि आप दुकान चला रहे हैं तो शायद आप, और जबकि ये कोई शर्म की बात नहीं है, मतलब आप अपना रोजगार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे माहौल ऐसा था या सोच हमारी ऐसी थी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा इसके लिए, लेकिन हमारी सोच ऐसी थी। उस सोच को हमें बदलना होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। आज के डेट में हम कोई भी न्यूज़ सुनते हैं, बहुत सारी न्यूज़ सुनते हैं कि इस कंपनी का प्लांट इस स्टेट में आ रहा है, तो दूसरे स्टेट से एलिगेशन आता है कि इस पॉलिटिकल रीजन की वजह से उस स्टेट में चला गया प्लांट। वैसा कभी हमारे स्टेट से नहीं आता है। हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? कहीं ना कहीं एज ए समाज
हमारी और एज ए स्टेट हमारी ये गलती है। हमें रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे, हमें इस चीज़ को प्रमोट कम करना होगा कि बच्चा बाहर जाके नौकरी कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। आप लोग भी बाहर हैं, मैं भी बाहर हूँ, मन से आप भी दुखी होंगे, हम भी दुखी होंगे, आपके घर वाले भी दुखी होंगे जो वहाँ पे अकेले हैं। भावनात्मक रूप से आप टूटते हैं जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। बाहर जाके नौकरी करने की चीज़ को जो हम प्रमोट करते हैं या उसको लेके जो खुश होते हैं, सबसे पहले हमें वो बदलना है। और एज ए समाज हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जाए, सर्विस इंडस्ट्री हो जाए, उस पर फोकस करना चाहिए कि प्लांट्स या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सर्विस जितना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आए। जी, तो जैसे मैं अगर पर्सनली बेगूसराय की ही बात करूँ तो बेगूसराय में कई यूनिट है। जी। बेगूसराय एक तरीके से औद्योगिक राजधानी भी कहलाई बिहार की, लेकिन अगर आप उसके रूरल तबके में जाकर देखें या बहुत ज़्यादा शहर में भी देखें, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखता। वो लगता है बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। वो लगता है कि समाज के एक तबके को उससे बहुत फ़ायदा हुआ, जो जैसे फॉर एग्जांपल बेगूसराय में कुछ फैक्ट्रीज़ हैं तो उसके अंदर जो है वो एक अलग बिहार लगता है, IOCL है या जो भी है। और बाहर जो लोग हैं उनको उससे मतलब ज़्यादा नहीं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हमें कुछ विकेंद्रीकरण करना चाहिए जो छोटे छोटे रोजगार के अवसर पैदा हो। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री खुलती है तो उसमें हर टाइप के लोगों की ज़रूरत होती है, फिर उनके एंसिलरीज फर्म्स होते हैं, उनमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। हमें वो और ज़्यादा करना चाहिए, निवेश करना चाहिए और लोगों की सोच बदलनी चाहिए कि हम बाहर जाने से अच्छा है यहीं पे एक छोटा सा काम कर लें। चलिए अब अफसर की बात करते हैं, चूंकि आपकी कंपनी है जिसकी वजह से अब आप जाने जा रहे हैं, तो इस अफसर की शुरुआत कैसे हुई, कितने लोग थे उसमें और अब कितनी बड़ी टीम है इसकी? सर इस कंपनी की शुरुआत हम लोग बोलते हैं कि बहुत मॉडेस्ट स्टार्ट था। हम लोग 4 पार्टनर थे। अवसर का रजिस्टर्ड नेम जो है वो SPNN बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। SPNN जो है इनिशियल से हम 4 फ्रेंड्स का, सत्या, प्रतीक, नीतीश, नवनीत, हम चारों ग्रेजुएशन में फ्रेंड्स थे और हम चारों ने ये कंपनी का नाम अवसर सोचा। अवसर बेसिकली सत्या का आइडिया था नाम, और उसके लिए हमने बहुत सारे लीगल केस भी लड़ने पड़े हमें, बट थैंक गॉड अब हमें मिल गया है। तो इस कंपनी की शुरुआत हमने 26 दिसंबर 2016 को किया था। मैं अकेले था और मेरे साथ एक और बंदा था, तो बेसिकली 2 लोगों की टीम थी। बैंगलोर में कोरमंगला नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक कोवर्किंग स्पेस से हमने शुरू किया था। आज हमारे पास 250 लोगों की टीम है इन हाउस और हम लोग 40,000 लोगों का पेरोल मैनेज करते हैं। 40,000 लोग हमारे पेरोल पे जो क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। और उसको छोड़ के और भी सर्विसेज है जो हम लोग दे रहे हैं, लैटरल हायरिंग है, लीडरशिप हायरिंग है, मैनेज्ड सर्विसेज है, IT स्टाफिंग है, वो सब भी हम लोग कर रहे हैं। हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू 500 करोड़ के आसपास। और आपका ये कितने शहरों में है? हिंदुस्तान के 8 बड़े शहरों में हमारा ऑफिस है, लेकिन जहाँ पे हमारे ऑफिस नहीं है, फिजिकल ऑफिस नहीं है, वहाँ पे हमारी टीम मेंबर्स हैं और वो लोग रिमोटली काम करते हैं। और इसके लिए हमारे पास 253 एज ऑफ यस्टरडे 253 सब वेंडर से भी टाई अप है हमारे साथ, जो हमारे लिए काम करते हैं। अब एक बड़ा बेसिक सा सवाल, अगर कोई ये इंटरव्यू देख रहा होगा, वो ग्रेजुएट होगा या हम मान लेते हैं कि वो 12th पास है, जी, वो बिहार के किसी छोटे से गांव का रहने वाला है, हमारी आपकी तरह, जी बिल्कुल, और उसे अगर संपर्क करना हो नवनीत से और ये कहना हो कि मुझे नौकरी चाहिए, वो क्या करेगा? वो हमारे वेबसाइट पे आए और वहाँ पे जो वेबसाइट पे कहाँ है? www.avsar.co, लिंक्डइन पे आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, फेसबुक पे आ सकते हैं। वेबसाइट पे नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, दे कैन रीच आउट टू अस और हमारे साइड से उनको असिस्ट किया जाएगा। और कोई ऐसा हो जो वेबसाइट पर भी ना आ सके, जो शायद व्हाट्सएप पे भी ना आ सके, तो वो उसके लिए क्या कोई और व्यवस्था कि बिहार में कहीं कोई ऐसी जगह है जहां आपको अप्रोच किया जा सके? आप मुझे 1 मिनट देंगे तो एक नंबर है, मैं वो नंबर बता दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको उसके नीचे मैं चला दूंगा कि अगर आप उस नंबर पे वो एक व्हाट्सएप कर दे, हमारी टीम जो है उन तक तो पहुंचे। ये टीम कैसे काम करती है? जैसे मैंने आपको हाई लिख के भेजा, जी। आई नीड अ जॉब, उसके बाद ये प्रोसेस कैसे शुरू होगा? वो उनसे डिटेल ले लेगी और हमारा सॉफ्टवेयर है, वो सब कुछ वो आपको जब तक उस लेवल तक नहीं आ जाते जहाँ पे पर्सनल हेल्प की ज़रूरत है, तब तक वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगी। और जब लगेगा कि सारी डिटेल्स मिल गई है, अब हम कॉल करके, जो हमारा रिक्रूटर वो कॉल करके, क्योंकि सब सारे लेवल के रिक्रूटर्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मोहनपुर बंदुआर एहन जगह है, वो हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, तमिलनाडु वाला तमिल में या इंग्लिश में कंफर्ट, तो वो जैसे ही मैसेज सब भेजता है, लोग वहाँ के रिक्रूटर ओकरा वही प्रोफाइल खातिर कॉल करते हैं। चूँकि मेरे सब ठेठी में बात कर रहे हैं कि बात के थोड़ा ठेठी में आगे बढ़वे छे कि अगर तो बिहार के छिको या देश के कोनो राज्य के छो, तोरा नौकरी चाहिए, खास करके अगर तो बिहार तक पे हिनका देख रहा लो ना, तोरा फिर भी नौकरी
दरकार छै तो नौकरी खोज रहलो तो नवनीत का एक नंबर अभी हम नीचे दे देबे और ईमेल आईडी भी तोरा लिखल दिखतो, वो ईमेल आईडी पर तो जइयो, वहां पर नंबर पर व्हाट्सएप पर हाय हेलो करियो, ये आगे सब काम करतो। लेकिन बड़ा सवाल यह हो जाए छै नवनीत की तो पैसा कते लेबो? 1 रुपया भी नहीं, एकदम तो कैमरा पर एकदम कह रहलो 1 रुपया नहीं लेबो तो नौकरी दे देबो? बिल्कुल। अगर वो हरता रखते तब वो एहन आहरता सर हमारा पास अंग्रेजी पढ़े लाबेक चाहिए और मोबाइल फोन जो एंड्रॉइड होइ छै उ चलबे लाबेक चाहिए, वहां से लेक CXO लेवल तक। अब एक आर सवाल छै कि बिहार में गरीब आदमी 6000 में भए जाए छै, 6000 से बाद एकर मतलब इनकम होते ओकर धीरे धीरे बुझो कि वो अमीर भए गेलै, 200 रुपया बेसी उ रोज कमबे लगले। परिवार मतलब एक परिवार में अगर 4 आदमी होते तो 50 रुपया रोज पर ओकर दिन कट जेते, तो ओकरा कब तक नौकरी देबो? तो नौकरी हमें हुनकर आर्थिक स्थिति पर नहीं देबे, नौकरी हमें हुनकर क्वालिफिकेशन और जे जॉब खातिर फिर भी एक एवरेज इनकम क्या मिनिमम वेजेस से कम तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होइ छै। तो फिर भी क्या ये जैसे बैंगलोर में मिनिमम वेज 18,000 है, 10-12,000 से कम बहुत कम राज्य में होते जकर मिनिमम वेज। और ये नौकरी होगी किन राज्यों में? क्या ये इनके होम स्टेट में हो सकता है? होम स्टेट में हो सकता है, आप प्रेफरेंस दे सकते हैं उनको कि आप होम स्टेट में बिल्कुल नौकरी बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके कितने % चांसेस हैं? सर बहुत चांसेस है, फेयर चांसेस है, क्योंकि हमारे पास बिहार में भी काफी लोग हैं। हम लोग ई-कॉमर्स के साथ भी काम करते हैं, ई-कॉमर्स हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है एज ए क्लाइंट। और आज के डेट में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज बेगूसराय के बिहार के हर जिले में उनका वेयर हाउस है, रिलायंस का है। तो हम बहुत ज्यादा उम्मीद है कि उनको होम स्टेट में ही जॉब मिल जाए, बहुत ज्यादा उम्मीद। अच्छा, अब एक अगला सवाल आपसे, ये तो हमने पूछा कि कोई बेसिक होगा, किसी ने MBA किया है, बिल्कुल, वो बेंगलोर, दिल्ली, नोएडा कहीं वो नौकरी कर रहा होगा, अब उसके पास परिस्थिति ये है कि उसे घर लौटना है, अपने माँ बाप के पास रहना है, उसे वैसी नौकरी की तलाश है जो उसके घर से हो सके, तो क्या ये नौकरी अवसर दे सकती है? अवसर कोशिश कर सकती है, गारंटी नहीं दे सकता हूँ इस चीज। तो आप कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं, उसे उसकी ड्रीम जॉब उसके घर से रहते हुए मिल सकती है, क्योंकि कोविड का सब कुछ नेगेटिव था, ये एक पॉजिटिव था। जैसे रिक्रूटमेंट का जॉब है, हमारे जैसे लोगों का जॉब है, वो हम कहीं से भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घर से काम कर रहे हैं, तो उसमें मेरा भी फायदा है, उनका भी फायदा है। अच्छा, एक और मैं अगर सवाल पूछूं कि अफसर ने अभी तक के मैक्सिमम पैकेज क्या दिए होंगे किसी को, दिलवाने में मदद की होगी कि ये मैक्सिमम? जैसे हम लोगों ने तो सुना ही आजकल की फलाने IIT में 12 करोड़ का पैकेज हो गया, 20 करोड़ का पैकेज हो गया, पता नहीं, हमें तो ज्यादा सुनने पता भी नहीं चलता। मैं कंपनी और पोजीशन का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अफसर ने मैक्सिमम 1.45 CR का पैकेज ऑफर किया है पर CTC जी, CTC पर एनम। आइडेंटिफिकेशन को लेकर के एक सवाल है कि जैसे मतलब आपने ये कह दिया बहुत सारे लोग आपके पास अगर बल्क में पहुंच जाएं एक तरफ से, तो उसका आइडेंटिफिकेशन आप कैसे अलग उसको कैसे करेंगे? ये संभावनाएं चूंकि रोजगार की बहुत ज्यादा आपने बताई, लेकिन अगर कोई 12th पास है और उसकी हरता मतलब उसकी क्वालिटी आपको ज्यादा लग रही है, आप जैसे आपने ही अभी बताया, आप ही के बाद से सवाल शुरू करता हूं कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक्चुअल बंदे तक पहुंच नहीं पाती है, तो अवसर जो है उनको ऐसे अवसर कैसे प्रदान करे कि एक्चुअल लोगों तक कंपनियां भी पहुंचे, और जो नीड होती है बेसिकली। बहुत ऐसे युवा होते हैं जो नौकरी तो कर रहे थे लेकिन खुश नहीं होते, अपनी नौकरी से खुश नहीं है, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो आप उन ऐसे लोगों को कैसे असिस्ट करेंगे या फिर क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? सर, ऐसे लोगों के लिए 2 ऑप्शन है हमारे पास या उनके पास। एक तो जब हम प्रोफाइल बनाते हैं तो नॉर्मली जब भी हम रिज्यूमे बनाते हैं या CV बनाते हैं तो कॉपी पेस्ट करते हैं। सर का रिज्यूमे लिया, मैं उस पर नाम बदल दिया, अपना सब कुछ एड्रेस बदल दिया और क्वालिफिकेशन बदल के बना दिया। हमें उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो जिस लेवल पे है उसको अपने लेवल पे, अपने क्षमता के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट सर कभी भी ये नहीं होता है कि मुझे ये इंटरव्यू क्लियर करना है। हमारे पास एज ए कैंडिडेट कुछ क्वालिफिकेशंस है, कुछ क्षमता है, कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट है, ये मैच द फॉलोइंग है। हम रिक्रूटर्स का काम है कि सही कैंडिडेट को सही जॉब पे पहुंचाना, और उसके लिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कैंडिडेट्स को झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हमें ये जॉब चाहिए तो इसके लिए ये बोल देता हूँ, या फिर रिक्रूटर एज ए रिक्रूटर हमें भी ये झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें ये पोजीशन क्लोज करना है तो मैं इस कैंडिडेट को बोल देता हूँ कि तुम ये बोल दो कि तुम्हारा इंटरेस्ट एरिया ये है। अगर सब एक दूसरे से सच बोले तो ये प्रॉब्लम। तो मतलब आपको लगता है कि HR के बीच और एम्प्लॉय के बीच जब किसी कंपनी में जा रहे होते हैं तो ये इस पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उन लोगों की नहीं बन पाती है, या फिर
मतलब मैनेज हो जाता है, चलो भाई एचआर को भी नौकरी ढूंढ मतलब हायर करना है जी। और हमें भी नौकरी पानी है, तो दोनों मैनेज कर लेते अब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, बट ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन जो कैंडिडेट्स की है वो कैंडिडेट्स को बताना चाहिए, और एचआर की जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी की तरफ से वो हमें कैंडिडेट्स को बताना चाहिए। अगर ये होगा तो जो जॉब ज्वाइन करने के बाद जो घुटन होती है कैंडिडेट्स को वो नहीं होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं फिर खत्म करूंगा, इंद्रमोहन जी इस चर्चा को विराम देंगे। अब बतौर बिहारी, आपको चूंकि आप बिहार से हैं और इतना बड़ा आपने एक इंटरप्रेन्योर खड़ा कर लिया, कभी बतौर बिहारी आप जब बेंगलुरु गए या फिर अन्य शहरों में जाते हैं जी। और जैसे शुरुआत में मैंने लेबर सप्लाई स्टेट की बात कही जी इसको लेकर फजीयत झेलनी पड़ी? सर फजीहत मन में ज़्यादा थी, सच बताऊं तो अपने मन में ज़्यादा थी, बाहर उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक अलग नज़र से लोग देखते हैं, अभी भी? अभी भी देखते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जी। उसमें क्यों कोई गलत नहीं है, वेयर हाउस में हमारा काम होता है, और मैंने देखा बैंगलोर में बिहार से एक बैच आया, वो 40 लोगों का बैच होगा, और वो लोग ट्रेन से उतरे, बस में बिठाया उन लोगों को किसी ने, और वो लोग सामान लेके वेयर हाउस के अंदर जा रहे हैं। तो मेरी टीम नहीं थी, मतलब हमारे लोग नहीं थे, तो मैंने पूछा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? सर ट्रेन से आए हैं, अभी ज्वाइनिंग करेंगे। बोले ट्रेन से आए तो पहले खाना खिलाओ, फ्रेश हो करो तब तो जाओगे। सर अगर बैकआउट हो गया इस चीज़ में, हमने अपने जगह पे रख लिया और उसके बाद वो ज्वाइन नहीं किया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए हम पहले ज्वाइन कराएंगे, फिर हम इन लोगों को अपने जहाँ इनको रखने की व्यवस्था है वहाँ रखेंगे। ये चीज़ मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं सर, बिल्कुल। और ये सबसे ज़्यादा बिहार से हो रहा है। तो आप इस मतलब इतनी बड़ी आपकी कंपनी हो गई है, और अक्सर मैं देखता हूँ कि इवन दिल्ली में भी बिहार को लेकर मीटिंग होती है, तमाम उद्योगपति आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, तो कभी बिहार सरकार ने आपको अप्रोच नहीं किया कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो आप हमारे साथ मिलके कुछ करिए, हमारे लोगों को ट्रेंड करिए, हमारे कॉलेजेस के साथ टाई अप करिए, आप आइए, आप लोगों को नौकरी दीजिए, हमारा ये डेटा है, इनके साथ काम करिए? नहीं, बिहार सरकार की तरफ से ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीएसडी जो बिहार स्किल डेवलपमेंट है उसके साथ अभी हम लोग काम करने स्टार्ट किए हैं। बेगूसराय में हमारा पहला सेंटर खुलेगा, और उसके बाद 4 जिलों से अपना सेंटर स्टार्ट करेंगे, और मेरी कोशिश है कि सारे 38 जिलों में हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर एटलीस्ट से शुरुआत करें। किसे ट्रेनिंग देगी? ये ट्रेनिंग देगी सर अलग अलग स्किल्स के लिए, और डिपेंडिंग ऑन द क्वालिफिकेशन जो होगी, और उसके बाद 4 से 6 महीने की भी ट्रेनिंग हो सकती है, और उसके बाद हम उन्हें जिस चीज़ में ट्रेनिंग मिलेगी उस चीज़ में प्लेस करेंगे। अच्छा, अब मतलब आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर इंटरव्यू में चूंकि आप खुद एचआर फील्ड से रहे, कुछ बेसिक से सवाल होते हैं, लोग अक्सर वहाँ फंस जाते हैं। जी। मतलब एक बड़ा सवाल होता है जो इवन मैं भी कहूँ कि हालांकि मैंने अपने जीवन में इंटरव्यू कम दिए हैं लेकिन बड़ा सा एक सवाल होता है कि आपने पिछली कंपनी क्यों छोड़ी, तो इसका एचआर क्या जवाब सोचता है? मतलब एचआर को क्या जवाब सुनना पसंद है? सर एचआर भी इंसान होते हैं, और जब इंसान होते हैं तो वो बायस्ड होते हैं, चाहे हम हैं आप हो, वो समटाइम्स हो जाती है। और मान लो सर एक एचआर भी अगर नीचे के लेवल का इंटरव्यू है तो सुबह से 4-5 इंटरव्यू ले चुका है और वो रोज इंटरव्यू लेता है, तो हमें सर सच बोलना चाहिए कि हमने क्यों छोड़ी। फॉर एग्जाम्पल उस कंपनी की कल्चर पसंद नहीं है, और हमेशा कुछ ना कुछ रीज़न होता है। और कभी क्या होता है कि हमने 2 साल 3 साल 4 साल कंपनी में गुजार लिया है, अब हो गया, अब मैं अगर वहाँ रहूँ तो जरूरी नहीं है कि मेरी लर्निंग और ग्रोथ वहाँ पे उतनी होती रहे जितनी पिछले 3 सालों में हुई है। तो हम बहुत आसानी से बहुत क्लियर कट बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी थी, अच्छी थी, मैंने लर्न किया वहाँ से, अब मैं नई अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ जहाँ पे मेरी लर्निंग और ग्रोथ और ज़्यादा हो। पैसे सबको चाहिए सर, घर सबको चलाना होता है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती है लाइफ में। जैसे मैं पहले अकेली था, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, तो रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ते हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ भी जरूरी है, तो हमें सच बोलना चाहिए। एक और सवाल होता है कि आपने लिखा हॉबीज क्या है, और उसी हॉबीज पे पता नहीं एचआर कितने सारे सवाल पूछ लेता है, तो ये इसका क्या जवाब देना है? सर हमारे जैसे लोग जहाँ से हम लोग आते हैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या हॉबी है, मैं तो हटा रखा है, पता नहीं शायद हॉबी नहीं है। तो हमारे जमाने में तो वहाँ बाहर जाओ तो मम्मी को लगता था कोई किडनैप कर लेगा। हाँ। तो हॉबी क्या है बोलना जरूरी नहीं है। मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ शायद टाइम नहीं मिला या फिर वैसे इन्वायरमेंट नहीं मिला जहाँ पे हॉबी हो।
गाना गाता तो लोग गलत सोचते थे, पेंटिंग करो तो लोग सोचते थे क्या कर रहे हो। तो अभी मैं गोल्फ खेलता हूँ, बट उसको मैं हॉबी नहीं बोल सकता कि मेरा हॉबी है। मैं खेलता हूँ क्योंकि चलो खेलते हैं, कुछ एक स्पोर्ट्स होना चाहिए, तो गोल्फ को लोग तो इससे स्पोर्ट्स कंसिडर करते नहीं है, लेकिन मैं खेलता हूँ। लेकिन उसको मैं अपना हॉबी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे मन से ऐसा नहीं है कि मैं कुछ काम छोड़ के वो कर लूँ, मुझे अच्छा लगेगा नहीं, जब चला जाता हूँ तो अच्छा लगता है। तो हॉबी सर हम बता सकते हैं कि मैम यस सर, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जिसको अपना हॉबी बोल सकूं। जरूरी नहीं है कि रीडिंग बुक्स, लिसनिंग ये म्यूजिक। सब जवाब सुनने के बाद भी नौकरी मिल जाएगी ना? 200% सर। एक और सवाल अक्सर इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि आप यहाँ से 3 साल के बाद खुद को कहाँ देखते हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है जी। वो तो कंपनी को देखना होगा कि वो कहाँ मुझे लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी। इसका क्या जवाब देंगे? सर उसमें देखो सर, अगर मैं बहुत ज़्यादा फिलोसफिकली बोलूँ, नहीं, एक एचआर सुनना क्या चाहता है? एचआर सर कुछ नहीं सुनना चाहता है। नहीं, जिस पे वो नौकरी दे दे। जी, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी आंसर ऐसे क्वेश्चंस का सही या गलत नहीं होता है। उस आंसर को, आपका जो भी या हमारा जो भी आंसर है, उसको हम कैसे रखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करता है या असिस्टेंट मैनेजर की इंटरव्यू दे रहा है कोई, तो वो बताएगा कि मैं क्या क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या क्या लर्निंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दैट इज मोर देन इनफ। और ऐसे 5 साल बाद आप वही होते हो जो 5 साल पहले हमने सोचा था। तो ये सवाल को खुद से सोच के सही में कहाँ देखना चाहते हैं वो बताने में कोई दिक्कत नहीं है सर। बस उसको एक सही तरीके से बताना है, सामने वाले को कन्विंस करना है, और उसके लिए हमें झूठ नहीं बोलना है सर। जो बोलते हैं ना, जो सच्चाई होती है वो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं बिकता है। चलिए, अभी इसी सवाल से जोड़ते हुए मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ ही लेता हूँ कि आज से 10 साल बाद नवनीत खुद को कहाँ देखते हैं और ये अवसर कहाँ तक होगा? सर 10 साल बाद अवसर को मैं कम से कम 2 लाख लोगों का एम्प्लॉयर बनना चाहता हूँ, और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना चाहता हूँ, और स्किल में अच्छा काम करना चाहता हूँ, और हम इंडिया के टॉप 5 कंसल्टिंग फर्म्स में से आने चाहते हैं। अगर सच बताऊँ तो ये तो मैं 7 सालों में चाहता हूँ, 10 साल में आई वुड लाइक टू बी नंबर 3। चलिए, अब जाते जाते एक आखिरी मैसेज, जो लोग बिहार के हैं और वो नौकरी ढूंढ रहे हैं जी। तो उनको आप क्या कहेंगे? सर जो बिहार के हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले जो आपको मन है वो करो। मेरी तरह एमबीए करना था तो भी साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है उसमें करो, जो अच्छा लगता है वो करोगे तो पूरे मन से करोगे, और जो मन से किया जाता है वो उस चीज़ों से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। जो मन है वो करो, और ज़रूरी नहीं है कि बिहार के बाहर ही सब कुछ है, बिहार के अंदर भी बहुत कुछ है, हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ नवनीत, जो अफसर नाम की कंपनी चलाते हैं, और बड़ी बात यह है कि अभी तक इन्होंने 40,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे चुके हैं। सपना ये है कि 2 लाख लोगों को नौकरी दे और देश की बड़ी एचआर कंपनियों में से एक में ये शुमार हो। बिहार के रहने वाले हैं, अपने बिहार के लाल हैं। बिहार तक पर आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।